एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक छोटी सी बायोग्राफी है जिसमें हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपनी शिक्षा यानी एजुकेशन कहाँ से ली, उन्होंने अपने जीवन में कौन सी ऊंचाइयों को छुआ। ओके, तो ये एक छोटा सा बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। अब बहुत लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, बट यार फोकस इन दिस वीडियो। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा एंड सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलो बिना बकवास की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, प्लीज़ यार जो लोग इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे कितना मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था, जो कि है 14 मार्च 1879 को। कहाँ हुआ था? जर्मन के एक सिटी में जिसका नाम है उल्म, ULM, उल्म। ओके, तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा, ये बच्चा बड़ा होकर कोई महान काम करेगा और महान इंसान बनेगा। बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा उनकी जो मम्मी थी वो सोचती थी कि ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये एक सनकी टाइप का बच्चा है। अब देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जन्म लेने के 2.5 साल बाद यानी कि 2.5 years के बाद ही बोलना सीखा, और जब उन्होंने बात करने की शुरुआत की तो वो किसी भी चीज को 2 बार बोलते थे। एंड उनके जो क्लासमेट्स थे या उनके एज के जो बच्चे थे वो उनमें उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से वो एल्बर्ट को ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। इसलिए आइंस्टाइन ज्यादातर अपना जो टाइम है वो अकेले ही खेलते थे। उन्हें मैकेनिकल खिलौने बहुत पसंद थे, इसलिए वो ज्यादातर अपना टाइम जो है वो अपने मैकेनिकल दुनिया में ही खोए हुए रहते थे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टेड बात दी गई है कि जब उनकी छोटी बहन जिसका नाम माजा रखा गया, उसका जब जन्म हुआ तो एल्बर्ट ने पूछ लिया कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। मतलब वो इतना खोए हुए रहते थे अपने मैकेनिकल दुनिया में कि जब उनकी बहन का जन्म हुआ तो उन्होंने जाकर सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि इसका व्हील्स कहाँ गया। तो एक बार क्या होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बुलाते हैं और कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी करियर को क्यों ना चूज कर ले। तो आइंस्टाइन की जो माँ थी उनकी इच्छा थी कि आइंस्टाइन जो है वो वायलिन बजाएं। ओके, तो जब 6 years में उन्होंने वायलिन बजाना सीखा, मतलब जब उन्होंने शुरू किया वायलिन बजाना, तो कुछ समय बाद वो जो है वो वायलिन में एक्सपर्ट बन गए, यानी कि वो इतना अच्छा बजाने लगे कि वो एक्सपर्ट बन गए। हालांकि वो स्कूल के बाकी सब्जेक्ट्स में उनका उतना बुरा मार्क्स नहीं आया, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो उतने बैड स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने म्यूनिक नाम के एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उनके हर सब्जेक्ट्स में काफी अच्छे मार्क्स आते थे। उन्होंने कभी भी अपने टीचर्स के साथ मारपीट नहीं की, लेकिन उन्हें स्कूल का एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं था और वो था डिसिप्लिन। स्कूल्स में जो डिसिप्लिन होते हैं ना, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इतने अनुशासन क्यों होते हैं स्कूल्स में। ओके, इसलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में उस स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि वो जो स्कूल में पढ़ते थे म्यूनिक में उसको छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। प्रीवियस ईयर यानी कि 1 साल पहले एल्बर्ट के जो माता पिता थे वो मिलान में चले गए। मिलान एक प्लेस है, इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन को तब तक के लिए उसके रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया ताकि आइंस्टाइन जो है वो अपनी स्कूल्स की पढ़ाई वहाँ रहकर पूरा कर सके। बट अब तो आइंस्टाइन ने उस स्कूल को छोड़ दिया है, तो आइंस्टाइन जो है वो काफी डिस्कशंस के बाद अपने पेरेंट्स से उन्होंने स्विट्जरलैंड में एडमिशन अपना करवा लिया। और कहाँ करवाया? जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। ओके, वहाँ पर उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया और वो उनके लिए मुनिक में जो स्कूल था उससे काफी ही बेटर था। अपनी स्कूल्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद आइंस्टाइन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच में उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया। आइंस्टाइन जो थे उनको मैथ्स बहुत पसंद था। ओके,
उनको फिजिक्स और मैथ्स में काफी इंटरेस्ट था। 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की एज 21 इयर्स थी तब उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, बट वो अनएम्प्लॉयड थे, इसलिए उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया और वो प्राइवेट लेसन्स देते थे। बट फाइनली 1902 में उनकी जॉब लग गई और वो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट काम करते थे पेटेंट ऑफिस में, जो कि बर्न में था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जॉब लगने के बाद भी वो अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे एंड इसी की वजह से उनका जो डेस्क था बर्न में, उसको वो जोकिंगली एज मतलब मजाक में ही ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहकर बुलाते थे अपने। तो जब आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में स्टूडेंट थे तब उनको एक गर्ल स्टूडेंट में इंटरेस्ट था और उस लड़की का नाम क्या था? मिलेवा मैरी। ओके, तो वो लड़की जो थी वो काफी ही क्लेवर क्रिएचर थी। आपके बुक में मेंशन किया हुआ है कि वो लड़की यानी मिलेवा मैरी वो एक क्लेवर क्रिएचर थी। तो जो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी था वो यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटीज में से एक था जहाँ पर जो वुमेन्स है वो भी अपना डिग्री ले सकती हैं। इसलिए वो जो लड़की थी मिलेवा मैरी वो स्विट्जरलैंड आई थी उस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के लिए। काफी टाइम के बाद दोनों में जो है वो प्यार हो जाता है और 1903 में उन दोनों की शादी हो जाती है और बाद में 2 बच्चे भी होते हैं। उनकी जो शादी हुई थी एल्बर्ट की, उससे उनकी माँ जो है वो ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि मिलेवा जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत ही बूढ़ी है, क्योंकि मिलेवा जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। इसलिए उनकी मम्मी जो है उनकी शादी से उतना खुश नहीं थी। शादी के बाद दोनों में ज्यादा प्यार नहीं रह जाता और 1919 में दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। उसी साल आइंस्टाइन दूसरी शादी करते हैं एल्सा के साथ, जो कि उनकी कजन थी। तो 1905 के पेपर्स में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो है वो दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। और इसके एग्जाम्पल में कहा गया था कि जब 2 परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स को एक जर्नी के बाद एक ही जगह पर लाकर उसका टाइम देखेंगे तो दोनों का टाइम जो है वो सेम नहीं होगा। तो इसी को फॉलो करते हुए जो फॉर्मूला है E=mc² ये आया था। ओके, इसके बारे में भी तुम लोग पढ़ोगे बट अभी नहीं, हायर क्लासेस में। तो यहाँ पर जो E है वो एनर्जी है, M जो है वो मास है और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, जो कि होता है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो E=mc² इसके बारे में भी तुम लोग पढ़ोगे बट हायर क्लासेस में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइंस्टाइन की जो खोज थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे उनको काफी ही पॉपुलैरिटी मिली और इससे एक नया कंसेप्ट आया ग्रेविटी का। तो इसको भी आइंस्टाइन ने प्रूफ करके बता दिया कि जब फिक्स्ड स्टार से लाइट आता है तो वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उनके इस काम को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन माना गया और उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजिक्स और उस टाइम पर उनको दुनिया के हर एक कोने से ऑनर्स और इनविटेशंस मिले। तो 1933 में जब जर्मनी में नाजीज पावर में आ गए तब आइंस्टाइन जो है वो अमेरिका में चले गए। 5 साल बाद उन्होंने बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर किया। तो इससे जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो काफी ही परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि अब नाजीज को एटॉमिक बॉम्ब बनाने आता है और वो इसका यूज भी कर सकते हैं। फाइनली 2 अक्टूबर 1939 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी, उसको आइंस्टाइन ने लेटर लिखा। तो इस लेटर में आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट को वार्न करते हुए, चेतावनी देते हुए लिखा कि इस तरह का एक बॉम्ब भी पूरे हिस्से को नष्ट कर सकता है, ये काफी ही खतरनाक होता है। फिर भी जो अमेरिकन्स थे उन्होंने सीक्रेटली इस एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन कर लिया, इसको डेवलप कर लिया, इस परमाणु बॉम्ब को बना लिया और फिर उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया जापानी सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे। कब? इन अगस्त 1945 को उन्होंने उस बॉम्ब को
छोड़ दिया जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में, जिससे काफी ही नुकसान हुआ, काफी ही डिस्ट्रक्शन हुआ। तो इस इंसिडेंट के बाद आइंस्टाइन जो थे वो अंदर से बहुत ज्यादा ही हिल गए, उनको काफी ही दुख हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इस बार फिर से एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को, और उन्होंने लेटर में कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनना चाहिए। और इस लेटर का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज करते हुए कैंपेन करना शुरू कर दिया पीस और डेमोक्रेसी के लिए। फाइनली आता है चैप्टर का लास्ट पार्ट, और इसमें दिया हुआ है कि आइंस्टाइन की जो है वो डेथ हो जाती है 1955 में एट द एज ऑफ 76, यानी 76 एज में उनकी डेथ हो जाती है। और इस दिन इन्हें सब लोग याद करते हैं एज ए साइंटिफिक जीनियस के रूप में। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज यार सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।